हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 260 कम्युनिकेशन में टीसीडब्ल्यूजी डिवाइस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर वीडियो देखने के बाद लगे कि यार कंटेंट अच्छा था, पूरे अच्छे से हम रिवाइज कर पाएँ तो वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं जो इस पीडीएफ को यूज़ कर रही हूँ, इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, उस जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपन अपने रिवीजन को शुरू करते हैं। सो अपना ऐसे है, ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। ये क्या बोलता है कि अगर कोई भी ऐसे इंस्टेंसेस हैं, कोई भी आपको ऐसे केसेस लग रहे हैं जो कि आपको अपने टीसीडब्ल्यूजी के साथ शेयर करने हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करने हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो आपको शेयर करने होंगे, वो सब हम इस ऐसे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं, वो अपन के लिए रेलेवेंट नहीं है, ना ही कभी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो अपन मैं डायरेक्ट मेन कंटेंट पे पढ़ रही हूँ। पहला है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें कम्युनिकेट करना चाहिए विद टीसीडब्ल्यूजी। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो दोनों को मैटर समझ में आ जाते हैं कि कौन से ऐसे इशू मैटर्स हैं ऑडिटर को भी टीसीडब्ल्यूजी को जिन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है रिलेटेड टू ऑडिट। और दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट होता है, मतलब कि अभी तक दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट धीरे धीरे काम करते हुए, धीरे धीरे उनके बीच में कम्युनिकेशन होते हुए, मीटिंग होते हुए उन दोनों के बीच में एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है ताकि वो आगे इजीली वर्क कर सकें। अब ऑडिटर के लिए क्यों बेनिफिशियल होता है? ताकि उसे पूरा एक बार एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। देखो, कोई पहली बार मैंने कोई इनिशियल एंगेजमेंट लिया है किसी कंपनी का, अब मुझे उसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, तो जो टीसीडब्ल्यूजी होंगे वही मुझे बताएँगे, वही मुझे पूरा समझाएँगे कि कंपनी क्या कैसे काम करती है, क्या काम है उसका, कौन-कौन से उसके क्लाइंट्स हैं। तो उसके बारे में ऑडिटर को पूरी अंडरस्टैंडिंग टीसीडब्ल्यूजी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, उन्हें आइडेंटिफाई मतलब उन्हें सोर्सेज़ मिलते हैं एविडेंस के। देखो, अब कंपनी में कोई गया है तो कंपनी में कौन-सा एम्प्लॉयी क्या काम करता है, कौन-सा प्रोडक्शन मैनेजर है, कौन-सा फाइनेंस मैनेजर है, तो ऑडिटर को पूरी जानकारी पता चल जाती है कि कौन-कौन सोर्सेज़ से वो अपने एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे कर सकते हैं। दूसरा, टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अपना होता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, उनमें पूरी कंप्लायंसेस को चेक करना, उसको ओवरसी करने का काम टीसीडब्ल्यूजी का होता है। तो टीसीडब्ल्यूजी अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर्ली फुलफिल कर पाएँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्हें ऑडिटर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि ऑडिटर उन्हें टाइम टाइम पे बता सके कि कौन-कौन से ऐसी चीज़ें जिन पे उन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 सेकंड गाइस। चलिए, अभी तक अपन ने इम्पोर्टेंस पढ़ ली थी कि क्या-क्या इम्पोर्टेंस है अपने कम्युनिकेशन करने की टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में। सबसे पहला तो मैटर्स की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, दोनों के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तीसरा, ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है एंटिटी की, उसे सोर्सेज़ पता चल जाते हैं फॉर कलेक्टिंग द ऑडिट एविडेंस। और फोर्थ, टीसीडब्ल्यूजी के लिए कि ताकि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस उसे प्रॉपर्ली वो फुलफिल कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं अब ऑब्जेक्टिव्स पे कि क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स है ऑडिटर के टू कंप्लाई विद एसए 260, मतलब क्यों ज़रूरी है एसए 260 के साथ कंप्लाई करना। सबसे पहले तो कम्युनिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, मतलब क्या-क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चेक करेगा कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या नहीं है, प्रॉपर्ली उन्होंने हर चीज़ से कंप्लाई किया है या नहीं किया है। ये उन्हें कम्युनिकेट करना होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। दूसरा, उन्हें प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग, मतलब हमेशा एक अपन ऑडिट प्लान बनाते हैं, ऑडिट स्कोप बनाते हैं कि हम अपने ऑडिट में क्या-क्या कवर करेंगे, डेटा कवर करेंगे, क्रेडिटर कवर करेंगे, ये सारी लायबिलिटीज़ कवर करेंगे, पूरे पी&एल को कवर करेंगे, तो प्रॉपर्ली अपन को एक स्कोप बना के देना होता है। प्लस अपन को टाइमिंग्स भी बतानी होती है कि हम कितने टाइम में ऑडिट को खत्म कर देंगे, 15 दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे, महीने भर में करेंगे, वो भी हमें बतानी होती है। उसके बाद हमें टीसीडब्ल्यूजी से भी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। क्या इन्फॉर्मेशन लेनी होती है? जैसे अभी मैंने बताया, पूरी अंडरस्टैंडिंग उनसे लेना, एविडेंसेस, सोर्सेज़ ऑफ एविडेंस पता करना, और भी जो हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑडिट चाहिए, वो हम उनसे ले सकते हैं। फिर हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी से ले ली, अब हमें टीसीडब्ल्यूजी को कुछ देना भी होगा। क्या देना होगा? उन्हें ऑब्जर्वेशंस देने होंगे। अगर हमें कुछ भी गलतियाँ मिलती हैं कि नॉन कंप्लायंस है या फिर ये गलत चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं या फ्रॉड कर रखा है, तो वो सब के बारे में हमें टीसीडब्ल्यूजी को बताना होगा। अब इन सबको करने से क्या होगा? दोनों के बीच में एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा। उससे क्या होगा? कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो फटाफट ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर लिया, कभी टीसीडब्ल्यूजी को ज़रूरत है तो टीसीडब्ल्यूजी ने कम्युनिकेट कर लिया। एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन इससे प्रमोट हो जाएगा। तो यही सारे 1 सेकंड गाइस।
हाँ जी, तो मैं ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को बता रही थी। ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला कम्युनिकेट क्लियरली द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर एंड प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। उसके बाद ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, देन प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विद द ऑब्जर्वेशंस, एंड द फोर्थ प्रमोट इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द बोथ। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कम्युनिकेट क्लियरली विद TCWG responsibilities of auditor and an overview of the plan scope and timing, to obtain from TCWG information relevant to audit, to provide TCWG with timely observation arising from audit that are significant and relevant to their responsibility to oversee the financial reporting process, and to promote effective two-way communication between the auditor and TCWG। तो ये अपने हो गए ऑब्जेक्टिव्स। देखो गाइस, हार्डली मतलब कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चन देते हैं, मतलब इंटर लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चंस आते हैं, बट फाइनल लेवल पे नहीं आते हैं। बस मैंने आप लोग की एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों को बता दिया, आप इसे बस एक बार रीड थ्रू करके भी छोड़ सकते हो। बट हाँ, मतलब अनसर्टेनिटी तो हर जगह रहते हैं, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, बट इसके चांसेस स्टिल बहुत कम होते हैं। तो इसे एक बार आप रीड करके भी छोड़ सकते हैं, दे आर वेरी इजी, मतलब पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। अब बात आ जाती है मैटर्स पे कि क्या क्या हमें कम्युनिकेट करना होता है एज एन ऑडिटर टू TCWG। तो सबसे पहले अपन एक बार समरी से गो थ्रू कर लेते हैं। हाँ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बतानी होगी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ये दोनों तो मैंने अभी ऊपर बताया था। फिर हमें सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स बतानी होंगी अपनी। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या क्या आते हैं, चलो इसको मैं आगे डिटेल में आप लोग के साथ बात करूंगी, बट अभी तो पहले क्या, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग आता है, फिर हमें जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द ऑडिट मिली है उसके बारे में भी बताना होता है। हम्म, ठीक है, यही अपने मैटर्स हैं सारे, ये ब्रीफ में थे मैटर्स, फिर अभी अपन डिटेल में भी हम्म, one second। हाँ, तो हमें क्या-क्या मैटर्स बताने हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। अब सबसे पहले अपन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात कर लेते हैं। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वही दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ TCWG। हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, दैट वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट टू। उसके बाद अपन को क्या बताना है, द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट। मतलब हाँ, अपन को यही बताना है कि ऐसा नहीं कह सकते अपन कि अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट दे दी जिसमें सब कुछ सही सही लिखा हुआ है तो मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आगे मैनेजमेंट को कोई काम नहीं करना है। नहीं, मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अलग है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये बताना है कि अभी तक जो भी काम हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। इससे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ना ही वो कम होंगी ना ही वो ज्यादा होंगे, जैसे है वैसे के वैसे ही चलेंगे। एंड देन प्लान स्कोप एंड टाइमिंग। अब प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, हम इसके क्या मतलब क्यों बताते हैं अपन की क्या स्कोप है हमारा, कितने टाइम में अपन खत्म कर देंगे। तो उसके दो अपने मेजर आप ऐसे कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव कह सकते हो या बेनिफिट कह सकते हो हमारे प्लान स्कोप एंड टाइमिंग बताने का। क्या होते हैं वो, ये असिस्ट करते हैं TCWG को टू अंडरस्टैंड बेटर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ऑडिटर्स वर्क। मतलब आपको स्कोप पता होगा तो आपको पता पहले ही चल जाएगा कि ऑडिटर के काम का हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या हमें हमारे सामने प्रोबेबल मैटर सामने आ सकते हैं। टू डिस्कस इश्यूज ऑफ रिस्क, मतलब क्या क्या रिस्क हमारे सामने आ सकते हैं। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी मतलब वैसे तो अपन ने इंटरव्यू में पढ़ा, बट मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ। मटीरियलिटी वही होता है, जैसे फॉर सपोज अभी 1000 लाइन आइटम्स है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बट हम 1000 लाइन आइटम चेक नहीं कर सकते। अब जो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स के हम उन्हें छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक बेंचमार्क क्रिएट करना पड़ता है कि इतने अमाउंट से ऊपर के अमाउंट से चेक करेंगे। फॉर सपोज एक बैलेंस शीट का टोटल 10 करोड़ का है और मैंने अपना बेंचमार्क बना लिया कि मैं जो भी 10 लाख से ऊपर के अमाउंट्स होंगे बस उन्हीं को चेक करूंगी। तो जितने भी 10 लाख से ऊपर के अमाउंट, फॉर सपोज 50 लाख ले लिए, 10 करोड़ की बैलेंस शीट है, तो 50 लाख से जितने भी ऊपर के अमाउंट्स होंगे मैं सिर्फ उन्हीं को चेक करने वाली हूँ, उससे नीचे के अमाउंट्स को मैं चेक नहीं करने वाली हूँ। तो पहले ही हमें ये बताना होता है कि हम मटीरियलिटी अप्लाई कर रहे हैं, मटीरियलिटी के अकॉर्डिंग हमारे 50 लाख का बैंड है, उससे ऊपर के अमाउंट्स को हम चेक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, आप लोग को बताएंगे भी, लेकिन उससे नीचे के चेक करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिकॉज आप कभी भी 100% चेकिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं कर सकते हो।
and the concept of materiality with the auditor to identify any areas in which they may request the auditor to undertake additional procedures। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ताकि टीसीडब्ल्यू को पता चल जाए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या मैटर्स हमारे सामने आ सकते हैं, हमारे सामने रिस्क आ जाए और हमें मटेरियलिटी के बारे में पता चल जाए, ताकि हमें लगे कि यार ये कोई स्पेसिफिक एरिया जिन पे ऑडिटर को स्पेशल फोकस देना चाहिए था, ताकि हम ऑडिटर को बोल सके कि नहीं नहीं ये जो स्पेसिफिक एरिया है, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, और भी कोई हमने मैटर्स हो गए उनके बारे में आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना है, तो वो हम ऑडिटर को बता सकते हैं। उसके बाद क्या है, असिस्ट द ऑडिटर टू अंडरस्टैंड बेटर द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। जब हम अपना प्लान स्कोप एंड टाइमिंग टीसीडब्ल्यूजी के साथ शेयर करते हैं, तब हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है एंटिटी की, कि एंटिटी काम कैसे करती है, क्या क्या उसके एरियाज होते हैं, ताकि मतलब होता है ना इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, हम स्कोप एंड टाइमिंग बता रहे हैं, फिर वो अपने कुछ इनपुट्स दे रहे हैं, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है ऑडिटर की भी। तो इसमें दो बेनिफिट्स अपन को दिए गए, एक बेनिफिट हो गया अपना टीसीडब्ल्यूजी का, एक बेनिफिट हो गया अपना ऑडिटर का, तो दोनों के इससे बेनिफिट्स अपन ने पढ़ लिए। अब आ गया अपना सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में बहुत सारे पॉइंट्स अपने एक एक करके अपन पढ़ते हैं। पहले समरी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपन को बताना है सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, जो भी अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बने हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, ये सही नहीं है, ये खराब है, या बिल्कुल ठीक है, तो इस बारे में अपन को टीसीडब्ल्यूजी को बताना होता है। उसके बाद सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, अगर हम ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर हमें कोई भी डिफिकल्टी अराइज होती है, अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है, तो उसके बारे में भी हमें टीसीडब्ल्यूजी को बताना होगा। उसके बाद है सिग्निफिकेंट मैटर्स, अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो वो भी हमें बताने होंगे, या फिर ड्यूरिंग द मतलब अगर अपन 1 साल की ऑडिट कर रहे हैं, तो 1 साल में कुछ ऐसा हो सकता है बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए हों कंपनी में, तो वो भी हमें कम्युनिकेट करने होंगे। फिर हमें डिस्कस करना होगा फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब किस तरह के उनके फॉर्म एंड कंटेंट में ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए। जैसे तो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, बट उसमें अपन को ये देखना पड़ता है कि अपन को कैसी रिपोर्टिंग कर देनी है, क्वालिफाइड रिपोर्टिंग देनी है, अनमॉडिफाइड रिपोर्टिंग देनी है, तो उसका डिस्कशन भी हमें एक बार टीसीडब्ल्यूजी के साथ करना होता है। और फिर आगे आ गया अदर्स, मतलब कोई भी आपको अदर मैटर लगे कि सिग्निफिकेंटली हमें बताना चाहिए, तो वो भी हम कोट कर सकते हैं टीसीडब्ल्यूजी को। इसका प्रॉपर्ली अलग से बड़ी क्लाइंट्स में ना लेटर टू टीसीडब्ल्यूजी जाता है, जिसमें हम जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं उन्हें इस लेटर में लिख के क्लाइंट को भेजते हैं। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स वाला, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स वाला, जिसमें सबसे पहला द ऑडिटर्स व्यूज अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। मतलब ऑडिटर के क्या व्यूज है सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज आ गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स आ गए। उसके बाद सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। अब इसके अंदर नीचे अपने पास पॉइंट्स दे रखे हैं, जिनको मैं अभी आप लोग को 2 मिनट के अंदर ही पढ़ा दूंगी। तो सबसे अंदर सेकंड पॉइंट हो गया सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। उसके बाद क्या आ गया, अनलेस ऑल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग, मतलब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट अगर एक ही है, तो उस केस में हमें सिग्निफिकेंट मैटर्स बताने होंगे जो अराइज हुए ड्यूरिंग द ऑडिट, जो कि अपन को मैनेजमेंट के साथ शेयर करने चाहिए। मतलब वही बात है कि अगर आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऐसे कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं, तो वो आपको बताने होंगे। प्लस आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन के लिए भी आप रिक्वेस्ट करोगे कि हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए। फॉर सपोज आपको कोई प्रोविजन मेकिंग के लिए आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कोई डेटर कन्फर्मेशन के लिए रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको डब्ल्यू आर चाहिए, तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो। मैनेजमेंट को प्रोवाइड कराना होगा, टीसीडब्ल्यूजी को प्रोवाइड कराना होगा। उसके बाद सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्ट दी फॉर्म एंड कंटेंट, मतलब क्या आपका फॉर्म एंड कंटेंट रहने वाला है, किन सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो इफेक्ट होगा। मतलब होता है ना, आप 701 हो गया, 705 हो गया, जो सिग्निफिकेंट मैटर्स के लिए बोलता है, क्वालिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन की ऑडिट मैटर, या फिर एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। अपन नीचे पढ़ेंगे इसे पूरा इन डिटेल फॉर्म एंड कंटेंट को भी, बट मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस बोले ना, तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 701, 705, 706, 720, तो ये सारे जो है सिग्निफिकेंट सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। एंड देन एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट द ऑडिटर में डीम फिट एज रेलेवेंट टू द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो ये तो हो गया अपने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, बहुत ही सिंपल सिंपल सी अपनी 5 सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है। सबसे पहला सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड अदर मैटर्स। 5 पॉइंट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, 3 तो सिग्निफिकेंट के नाम से ही, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, सिग्निफिकेंट मैटर्स, फॉर्म एंड कंटेंट एंड एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर। अब आ गया अपना
सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, जो अपना ऊपर पॉइंट था उसी से ही रेलेवेंट पॉइंट है ये, उसी का ही सब पॉइंट आप कह सकते हो। तब इसमें अपन के पास क्या क्या टाइप की डिफिकल्टीज जो अपन को फेस हो सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, वो सब लिखा हुआ है। सबसे पहला डिले बाय मैनेजमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब मैनेजमेंट डिले कर रही है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में। दूसरा, अनविलिंगनेस ऑफ मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। हर साल मैनेजमेंट को भी एक अपना असेसमेंट खुद का करना होता है कि वेदर उनकी कंपनी अगले 1 साल तक चल पाएगी, नहीं चल पाएगी या बंद हो जाएगी। तो इस तरह का गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना होता है। और अगर अब मैनेजमेंट उसे नहीं कर रही है तो भाई क्यों नहीं कर रही है? भाई करो ना इसको, पता तो चले कि कंपनी कैसा वर्क करेगी आगे 1 साल में, आपको क्या लगता है कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी? दूसरा, ब्रीफ टाइम टू कंप्लीट ऑडिट, मतलब ऑडिटर को जितना टाइम चाहिए ऑडिट को कंप्लीट करने में उससे कम टाइम दे रखा है। मतलब ऑडिट इतनी बड़ी है कि आपको 20-25 दिन लगेंगे, लेकिन कंपनी बोली कि नहीं भाई 10 दिन में आप तो कंप्लीट कर दो और मुझे ऑडिट रिपोर्ट दे दो। तो यार ये तो गलत बात है ना। उसके बाद एक्सटेंसिव एफर्ट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अब जनरली तो अपन को जैसे अपन किसी प्रोडक्शन मैनेजर के पास गए, उससे अपन को परचेज मैनेजर के पास गए, परचेज मैनेजर से हमें परचेज की रिक्वेस्ट वो चाहिए डिटेल्स, लेकिन परचेज मैनेजर प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, बोल रहा अभी मैं खाना खा रहा हूँ, अभी मैं डाउन पे हूँ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी सर्वर नहीं चल रहा है। इस तरह से अगर बहुत ज्यादा एफर्ट्स मेरे डलवा रहा है किसी भी चीज को ऑब्टेन करने के लिए, किसी भी एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए, तो मेरा तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, मेरे तो डिफिकल्टी बढ़ रही है। तो ये पॉइंट हो सकता है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, वही सेम बात कि इन्फॉर्मेशन मुझे जो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए मुझे चेक करने के लिए वो मुझे मिल ही नहीं रही है। दूसरा, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन ऑडिटर, मतलब होता है ना कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकते, आप इस आप बाहर की जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है अपने हमारे डेटा से क्रेडिटर से बात नहीं कर सकते, तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन हम पे लगाए जा रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। अभी अपने पास पॉइंट्स दे रखे हैं, एक बार इससे भी दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाला, सिग्निफिकेंट डिलेज बाय द मैनेजमेंट और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंटिटी पर्सनल। दूसरा, मैनेजमेंट अनविलिंगनेस टू मेक द असेसमेंट ऑफ द गोइंग कंसर्न। Then third, unreasonably brief time to complete the audit. Fourth point, extensive unexpected effort required to obtain sufficient and appropriate audit evidence. And then sixth, unavailability of expected information. 6 point, restrictions imposed on the auditor. तो इस तरह से ये अपने 6 पॉइंट्स हो गए, मैंने अपने क्रोनोलॉजी में आपको जमा के दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। बहुत इजी पॉइंट्स है, सिर्फ इसके आप जो कीवर्ड्स उन्हें आप लर्न रखोगे आपको इजीली दिमाग में रह जाएगा। और डिफिकल्टीज को आप सोचोगे ऑडिटर को किन किन चीज़ों से परेशानी हो सकती है, तो आप ऐसे सोचोगे ना किन किन चीज़ों से परेशानी हो सकती है, तो अपने आप आपको पॉइंट्स याद आने लग जाएंगे। पहला, डिले बाय मैनेजमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, अनविलिंगनेस टू मेक असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, अनरीजनबली ब्रीफ टाइम, एक्सटेंसिव एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड एफर्ट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द ऑडिटर। तो इस तरह के आप आराम से इन पॉइंट्स को कर पाओगे। अब आ गया अपना आगे सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एंड सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो अब अपना पॉइंट आ गया सिग्निफिकेंट मैटर्स का। अब क्या क्या हो सकते हैं अगर ड्यूरिंग दैट 1 ईयर जिसके अपन ऑडिट कर रहे हैं उसमें कोई ऐसे इवेंट्स और ट्रांजेक्शन हुए हो तो उनके बारे में बताना होगा, या फिर कुछ इस तरह की बिजनेस कंडीशन है, बिजनेस प्लान एंड स्ट्रैटेजीज है जो कि इम्पैक्ट कर सकती है कंपनी को, तो वो हमें बताना होगा। अगर कोई ना मैनेजमेंट कंसल्टेशन कर रहा है विद अदर अकाउंटेंट यानी अदर सीए के साथ रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोस्पेक्ट्स, मतलब मैं एज अ सीए काम कर रही हूँ लेकिन फिर भी आप दूसरे अकाउंटेंट्स के पास जा रहे हो, तो भाई क्यों, मतलब मुझे तो कंसर्न होगा ही ना कि आप दूसरों के पास क्यों जा रहे हो। तो इसे भी अपन को डिस्कस करना होगा। 1 सेकेंड गाइस। हाँ जी, तो अपन मैटर्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहला मैटर अपना सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस हैपन ड्यूरिंग द ईयर, बिजनेस कंडीशन जो इफेक्ट कर रही है, या फिर अगर आप मैनेजमेंट दूसरा अकाउंटेंट से कंसल्टेशन ले रहे हैं तो वो क्यों कर रहा है। आगे अपना डिस्कशन रिलेटेड टू इनिशियल और रिकरिंग अपॉइंटमेंट। अगर कोई नया ऑडिटर रखा है या फिर मैं दोबारा ही रीअपॉइंट हुई हूँ तो मैं उनसे पूछूंगी कि यार आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या है, इस साल की फीस क्या रहेगी, तो उसके रिगार्डिंग में अपन को डिस्कशन करना रहेगा। आगे सिग्निफिकेंट मैटर्स एक्सेप्ट इनिशियल डिफरेंस, मतलब अपन जो इनिशियल असेसमेंट करते हैं उस वक्त हमें लगा कि यार ये कुछ ना गलत चीज़ें हो रही है, लेकिन उस वक्त हमारी नॉलेज इतनी नहीं थी। बाद में जब हमने ऑडिट करी पूरी एंटिटी की प्रोसेस को समझा तो हमें लगा कि नहीं यार ऑलरेडी सब कुछ सही था, हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इसलिए हमें गलत लग रहा था। तो इसलिए हमें वो जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है जो अदर देन इनिशियल डिफरेंस है, मतलब जो इनिशियल डिफरेंस वाले थे लेकिन वो बाद में ठीक हो गए, उसके अलावा अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स है तो वो भी हमें डिस्कस करने होंगे। इसको भी अपन एक बार से देख लेते हैं। Significant events or transaction that occur during the year, business conditions affecting the entity and business plans and strategies that may affect the risk of material misstatement, concerns about management's risk consultation with other accountants, discussions or correspondence in connection with initial or recurring appointment of the auditor regarding accounting practices, application of auditing standards and fees for audit. फिर आगे लास्ट आ गया significant matters on which there was disagreement with the management except for initial differences of opinion।
मतलब इनिशियल डिफरेंसेस के अलावा अगर कोई और सिग्निफिकेंट मैटर है जिसमें आपका डिसएग्रीमेंट है विद मैनेजमेंट, देखो इसमें कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो इसके अलावा अगर आपके मैनेजमेंट के साथ कोई भी डिस्कशन हुआ है जिसमें आपका डिसएग्रीमेंट है तो वो भी आपको मैटर्स बताने होंगे। आगे ही अपना वो फॉर्म एंड कंटेंट वाला आ गया कि किस वजह से, किन सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपके फॉर्म एंड कंटेंट में चेंजेस हो सकते हैं जो आपको डिस्कस करने होंगे। तो वही बात, अगर 705 यानी मॉडिफाइड ओपिनियन, 570 अगर गोइंग कंसर्न में कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही है, 701 की ऑडिट मैटर, 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ, एंड 720 इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट है। अगर आपको स्टैंडर्ड के नंबर याद रह गए तो आप इजीली इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो। अब ये कुछ कम्युनिकेशन होगा ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को लेकर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, मतलब लिस्टेड एंटिटीज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये केयर दी गई है कि जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट हो। तो उस केस में क्या लिखा गया कि आपको एक स्टेटमेंट देना होगा दैट द एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स इन द फर्म हैव कंप्लाइड विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, मतलब लिस्टेड एंटिटी के केस में हर साल एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट पार्टनर को एक डिक्लेरेशन देना होता है कि उसका कंपनी के साथ कोई भी वो नहीं है, कोई भी उस कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है। तो ऐसा स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा हर साल। तो देखना यही है कि उनसे कंप्लाई किया गया है या नहीं किया गया, हर साल वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया है। आगे क्या बोला गया है, ऑल रिलेशनशिप्स एंड अदर मैटर्स बिटवीन द फर्म एंड द एंटिटी दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मे रीजनेबली थॉट टू बियर ऑन इंडिपेंडेंस। मतलब जो भी अगर रिलेशनशिप आपका, मतलब फर्म का और एंटिटी का, कंपनी का है, वो ऐसा होना चाहिए जिससे इंडिपेंडेंस पे कोई फर्क नहीं आए। फिर भी अगर ऐसा आ रहा है कि थ्रेट है इंडिपेंडेंस को, तो उसमें रिलेटेड सेफगार्ड्स हमें लेने पड़ेंगे ताकि वो जो भी थ्रेट है उसे हम एलिमिनेट कर सके। या फिर अगर वो एलिमिनेट नहीं हो सकता है पूरी तरीके से तो हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, कि ठीक है अगर इतना सा थ्रेट है इंडिपेंडेंस को लेके तो भी हम प्रॉपर्ली अपनी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को क्या देना है, स्टेटमेंट देना है कि हमने जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है इंडिपेंडेंस को लेके उससे कंप्लाई करा है, डिक्लेरेशन दिया है। आगे अगर कोई भी हमारे रिलेशनशिप है फर्म के और एंटिटी के, तो उसमें इंडिपेंडेंस को फिर भी हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंस को हार्म होता है तो उस केस में हमें रिलेटेड सेफगार्ड्स लेने होंगे ताकि हम उसको एलिमिनेट कर सकें। और अगर वो एलिमिनेट नहीं हो सकता है तो उसमें हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब ये आ गया कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो देखो, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी द फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड एंड जनरल कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि आप कब कब कम्युनिकेट करोगे। क्या आपके मतलब बेसिक आपके होते हैं ना स्टेप्स, कि अभी आपने इतना काम कर लिया तो आप कम्युनिकेट करोगे, फिर इतना काम कर लिया तो आप कम्युनिकेट करोगे, एक फाइनल कम्युनिकेशन होगा, तो वो आपको पूरा पहले ही कंपनी को बताना होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी ऑन टाइमली, मतलब टाइम टू टाइम आपको कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। बाकी इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो इतना रेलेवेंट नहीं है। और ये भी जो एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस है आप इसे पढ़ सकते हो, बाकी इतना रेलेवेंट नहीं है, ना इससे क्वेश्चन बन सकता है। आगे फिर क्या लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन का, वेयर मैटर्स रिक्वायर्ड बाय ऐसे 260 टू बी कम्युनिकेटेड आर कम्युनिकेटेड। अगर आपने जो कम्युनिकेशन किया है वो ओरली, मतलब आमने सामने बैठ के किया है, तो इस केस में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, जो भी आपके बीच में बातें हुई है उसे प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना होगा। बेसिकली जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है जिसमें मैंने क्या बोला और सामने वाले ने क्या बोला, वो प्रॉपर्ली इसमें डॉक्यूमेंट करना होगा। उसके बाद अगर वो राइटिंग में हुआ है, तो अगर हमने राइटिंग में, जैसे मैंने बताया था आपको, लेटर टू टीसीडब्ल्यूजी, तो उस लेटर की आपको एक कॉपी अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी संभाल के रखनी होगी। रिटेन अ कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे आके अपने हमने अपना पूरा ऐसे 260 कवर कर लिया है। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को प्लीज 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 लाइक कीजिएगा। एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ प्रॉब्लम भी अपनी शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे समझ में आए कि मुझे आगे किस तरह से वर्क करना चाहिए, कैसे आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करानी चाहिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आगे अगेन बता देती हूँ, इस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन का लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द मिलूंगी, तो तब तक के लिए गुड बाय। दिस इज सी एन गुप्ता साइनिंग ऑफ।